भारतीय वास्तुशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के ख्यातनाम जानकारों में सूत्रधार मंडन का नाम महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के कला पक्ष, गणितज्ञ, ज्योतिष के क्षेत्र में उनके मत विगत 550 सालों से यहाँ पर माने जाते हैं। देखिए, इनको काफ़ी ये इनका अनुभव था। देव प्रसाद जो वापी जलाशय प्रतिमा संबंधी। मंडन मेवाड़ के महाराणा कुंभा के प्रिय वास्तुशिल्पी रहा है। मंडन गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित था। देखिए, सोमपुरा जो शिल्पज्ञ एक इनका कुल माना जाता है, इनसे ये संबंध रखता था। इनके जो इनको कह सकते हैं अपन, जो वंशज अभी भी है जो यही कार्य करते हैं। अपन इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। जो राम मंदिर के शिल्पकार हैं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो संसार की सबसे बड़ी मूर्ति है, उनके भी शिल्पकार है, वो ही है चंद्रकांत सोमपुरा लगभग इनका नाम है। वो भी यही कार्य करते हैं। वो इन्हीं के मंडन के ही वंशज हैं। उनके परिजन संभवत सोमनाथ, जिसे पुराणों में सोमपुर कहा गया है, से संबंधित थे। देखिए, सोमनाथ से संबंधित है, इसीलिए इनको सोमपुरा कहा जाता है। मंडन के पिता का नाम खेता था। जो मंडन के लिखे गए ग्रंथों में देवामूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडनम, वास्तु राजवल्लभम, वास्तुशास्त्रम, वास्तु मंडनम, वास्तुसार और वास्तु मंजरी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो मित्रों, इनको ध्यान में रखिएगा। देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडनम, वास्तु राजवल्लभम, वास्तुशास्त्रम, वास्तु मंडनम, जो वास्तुसार, इनके अलावा कई सारे 10-15 ग्रंथ हैं इनके। तो उनके बारे में लगभग इनके पीछे मंडनम नाम लिखा हुआ मिलता है। और ये वास्तु मंजरी है मित्रों, ये जो इनकी रचना नहीं है, वास्तु मंजरी ये है नाथा की रचना है। इनका भाई था, मंडन का भाई था नाथा की रचना है। हालांकि इनको वास्तु मंजरी को मंडन के ही साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन कहीं पर अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए नाथा साथ में दिया गया है, तो इनका राइट आंसर होगा नाथा। ठीक है ना। तो अगले जो महान जो कह सकते हैं महापुरुष हैं, महर्षि पाराशर। अनम ही धान्यज सजातम धान्यम कर्ष्या विनाशस। देखिए, इनका ये श्लोक लिखा हुआ है। अर्थात अन्न यानी धान्य फसल से उत्पन्न होता है, और धान्य बिना कृषि के नहीं होता। इस कारण सब कुछ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करना चाहिए। ये महर्षि पाराशर का कहना था कि सब कुछ छोड़कर जो है कृषि कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। आगे इनके लिखा हुआ है, प्रमुख रचनाकार महर्षि पाराशर का जन्म स्थल वर्तमान पुष्कर अजमेर था। इनका जन्म हुआ था पुष्कर अजमेर में। इन्होंने कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में गोधन पूजा की प्राचीन संदर्भ, दीपावली के बाद पड़वा को करने का वर्णन है। देखिए, दीपावली के बाद पड़वा जो एक त्यौहार आता है, जो पड़वा को करने का वर्णन दिया गया है। देखिए, उस समय जो नई कृषि की शुरुआत की जाती है दीपावली के बाद में, जिसको अपन खरीफ की फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। तो महर्षि पाराशर के ने कृषि को कितना ऊंचा स्थान दिया है, उक्त श्लोक से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए, इन्होंने कृषि को कितना ऊंचा जो स्थान प्राप्त किया है, वो इनसे श्लोक से ही जो स्पष्ट हो रहा है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन अन्न में ही है, और उसका उत्पादन कृषि के अतिरिक्त किसी कार्य अन्य साधन द्वारा संभव ही नहीं है। देखिए, इन पाराशर का कहना था कि मनुष्य का जो जीवन है वो अन्न में ही निहित है, तो इनके सिवाय तो कुछ संभव है नहीं। भारत चिरकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। इस कारण भारतीय ऋषियों ने कृषि विषय कई बातें कही और लिखी गई है। विभिन्न शास्त्रों में पाराशर ऋषि को कृषि शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में स्मरण किया जाता है। देखिए, कृषि शास्त्र जो ग्रंथ लिखा गया है वो महर्षि पाराशर के द्वारा ही लिखा गया है, और कृषि को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कृषि पाराशर ग्रंथ में पाराशर ऋषि ने वर्षा संबंधी भविष्यवाणी की है, जिनका आज भी कृषक प्रयोग करते हैं। इन ग्रंथ का 10वीं सदी में पुनर्लेखन किया गया। ये ग्रंथ कृषि पंचांग का कार्य
करता है। कृषि कार्य कब शुरू करना चाहिए, कौन सी फसल कब खेत में उगाई जाए, खेती में काम में आने वाली पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि की जानकारी, गौशाला तथा उनके रखरखाव की जानकारी और उसके साथ पशु पक्षियों के व्यवहार, हवा की दिशा, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में भी इस ग्रंथ में बताया गया है कि बरसात कब होने वाली है, कब इनके जो कौन सी फसल बोई जानी है, ये सारा इनके बारे में भी जानकारी महिषी ग्रंथ के इनके पाराशर के ग्रंथ में मिलती है। ठीक है ना। अगले जो महान हैं महापुरुष हैं शक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी थे शक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित शक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की है। ये थे विश्व वल्लभ, मूर्तमाला और व्यवहार दर्श और राज्याभिषेक पद्धति। इन 4 ग्रंथों की रचना की विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श और राज्याभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ की रचना में पंडित शक्रपाणी मिश्र ने जिस स्रोत सामग्री का सहारा लिया है उनमें वराहमिहिर कृत बृहत संहिता मुख्य हैं। देखिए इन्होंने जो विश्व वल्लभ जो रचना की थी उन रचना में इन्होंने जो महर्षि वराहमिहिर है, वराहमिहिर के जो अपने वराहमिहिर कौन थे मित्रों, वराहमिहिर थे समुद्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो जिसको अपन विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य के 9 दरबारी कवियों में से थे वराहमिहिर। उनकी जो एक कृत है, उनकी रचना है व्रत संहिता, उनके आधार पर इन्होंने विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की थी। शक्रपाणी मिश्र वराहमिहिर से बड़े प्रभावित थे। अपनी द्वितीय रचना राज्याभिषेक पद्धति उसने वराहमिहिर की सामग्री का उपयोग किया है। जो इनकी द्वितीय जो रचना है राज्याभिषेक पद्धति, उनकी भी रचना इन्होंने जो वराहमिहिर के प्रभाव से ही की है, उनकी सहायता से ही की है। शक्रपाणी मिश्र ने भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले अरवा का उल्लेख किया है। देखिए अरवा क्या होता है, जो भूमि के अंदर से जल का अपन अनुमान लगा सकते हैं। गाँवों में आज भी अरवों की बड़ी पूछ है। अरवा संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता दिशा की गहराई बताता है। शक्रपाणी उग्र मिश्र का पुत्र था। देखिए शक्रपाणी कौन थे, इनके पिता का नाम था उग्र मिश्र। चित्तौड़ की तलाटी में बसा गांव पीपली इस परिवार को मिला हुआ था। देखिए शक्रपाणी को इनके जो जागीरे में गांव मिला हुआ था पीपली गांव, जो चित्तौड़ दुर्ग की तलाटी में बसा हुआ है। शक्रपाणी ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लेकर वराहमिहिर की व्रत संहिता में एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए विश्व वल्लभ की रचना की है। इस कृति में रोगोपचार विधियों में पेड़ की सिंचाई, पौधा स्नान जैसे फंवारा है, धूपन, छिड़काव, बुरकार, जो मंत्र पाठ्य मुख्य हैं, इनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। शक्रपाणी ने जल संसाधनों के विकास पर पर्याप्त बल देते हुए कहा है कि शक्रपाणी को विभिन्न पेड़ों की प्रकृति, उनके औषधीय गुण धर्मों की जानकारी थी। ये अच्छा वनस्पति शास्त्र भी तो था। वास्तु विज्ञान के अंतर्गत उसे जलाशय एवं जल स्रोतों का निर्माण का विशद ज्ञान भी था। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित शक्रपाणी मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति में राजवल्लभ के श्लोकों का उद्धत किया है। विश्व वल्लभ वृक्षायुर्वेद जलाशय वर्णन के संदर्भ में राजवल्लभ के श्लोकों का भी विस्तार किया है। तो शक्रपाणी मिश्र का महाराणा प्रताप के जिस समय अपन शासनकाल में कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। इनको अपन नोट्सों के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु को निकालेंगे और उसके बाद में इनके जितने भी प्रश्नोत्तर बनेंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों में सृजनकर्ता में शक्रपाणी मिश्र का स्थान ऋषि तुल्य है। देखिए शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों में इनका जो स्थान है वो एक ऋषि तुल्य स्थान माना जाता है। और अंतिम जो महापुरुष हैं सारंगधर। सारंगधर अमीर जो रणथंभौर के शासक थे, अमीर के गुरु राघव देव के का पुत्र दामोदर का पुत्र था। देखिए सारंगधर कौन था, अमीर के गुरु थे गुरु राघव देव का पुत्र था, पुत्र व दामोदर का पुत्र था।
देखिए इनके पुत्र का पुत्र था। इसने अमीर रासो तथा सारंगधर संहिता ग्रंथों की रचना की। देखिए सारंगधर ने अमीर रासो तथा सारंगधर ग्रंथ जैसे ग्रंथों की रचना की। सारंगधर का योगदान उसके द्वारा तैयार संगीत पद्धति से है। इसको उसके नाम से ही सारंगधर पद्धति कहा जाता है। ये एक संगीत पद्धति है सारंगधर पद्धति। इसमें संगीत के लुप्त गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है, जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने के लिए मुख्य आधार हैं। इसी पद्धति में वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है, जिनके आधार पर अनेक राजाओं और प्रजाजनों ने वाटिकाओं का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं के ग्रंथों के आधार पर सारंगधर की पद्धति योग जैसे विषय में भी समाहित है। अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप इस ग्रंथ में स्वस्थ एवं निरापद जीवन से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक तरीकों से ज्ञान के उपयोग को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण सारंगधर का योगदान उसकी अनेक सूक्तियों के लिए, इसलिए अनेक विदेशी विद्वान ने सारंगधर के योगदान की प्रशंसा की है। देखिए इनके जो वैज्ञानिक तरीकों से इन्होंने जो कार्य किया है उनकी प्रशंसा आज भी विदेशों के वैज्ञानिक भी करते हैं। तो ये था अपना टॉपिक। इनके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में अपन देखिए। जिस प्रकार से अपन ने अध्ययन किया था मंडन उसमें आया था, ये वापी का बड़ा जो है जानकार था। वापी का अर्थ होता है बावड़ी, परिष्कृत का मतलब होता है उन्नत, शिल्पज्ञ का मतलब होता है शिल्प कला का ज्ञाता। वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की थी? वृक्षायुर्वेद जो चक्रपाणी मिश्र ने। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए संत बरदाई का ग्रंथ कौन सा था मित्रों? पृथ्वीराज रासो। ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ कौन सा था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। सुश्रुत का ग्रंथ कौन सा था? सुश्रुत संहिता। महाकवि माघ का जो ग्रंथ था शिशुपाल वधम। और सूत्रधार मंडन का जो ग्रंथ था वास्तु मंजरी। महर्षि पाराशर का ग्रंथ कृषि पाराशर। और चक्रपाणी मिश्र का जो ग्रंथ है वो विश्व वल्लभम। देखिए अपन ने बात की थी सूत्रधार मंडन की। मंडन का ये ग्रंथ मैंने कहा था कि ये वास्तु मंजरी इनका ग्रंथ नहीं है, हालांकि ये किताबों में लिखा हुआ मिलता है तो इनको अपन पढ़ते हैं, लेकिन इनको इनके साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। इनका हकीकत जो रचनाकार कौन है? नाथा। और इनका भी पुत्र का नाम था गोविंद। गोविंद की भी कई रचनाएं अपन पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।